पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, ये जो विचार इस देश में रहा है और उसी विचारधारा को फैलाने के लिए हमारे महापुरुषों ने जो अधिकार इस देश के महिलाओं को दिए, उसको फैलाने के लिए जिनके महापुरुषों ने या जिनके बाप ने उनको अधिकार नहीं दिया था, उन्होंने इस अधिकार का उपयोग करके ब्राह्मणवाद स्थापित करने का काम किया। जैसे कि हम देख सकते हैं, सुषमा स्वराज हो, स्मृति ईरानी हो, इन जैसी महिलाओं के यानी पिताजी ने या बाप ने कभी महिलाओं के हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ी, फिर भी उन्होंने ब्राह्मणवाद स्थापित करने के लिए नेतृत्व किया समाज का। तो जिन महापुरुषों ने जिनको यह अधिकार दिया कि इस देश में समता को स्थापित करना है, ऐसी जाबाज छात्राएं आज हमारे बीच में चर्चा के लिए उपस्थित हुई है। तो उनमें छात्राओं का इस चर्चा सत्र में और क्रांति की आवाज इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुपमा रंजन मैडम, जो छात्रा प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष है नई दिल्ली, गंगोत्री मोरे मैडम जो है वो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है, और मानसी जी जो है वो उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष है छात्रा प्रकोष्ठ जी। आप जब बात करते हैं तब अपना माइक जो है वो अनम्यूट कीजिएगा, ठीक है ना? जी मैम। जी मैम। तो हम देखते हैं मैडम कि इस देश में सबसे पहले तो महिलाओं को इस देश के बहुत सारी जो व्यवस्था है, खास करके मनुवादी या ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उस व्यवस्था ने महिलाओं के लिए अधिकार मतलब निकाल दिए थे, उनको एक भी अधिकार नहीं दिया था। फिर हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी और हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ने के बाद महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिला। तो इसी शिक्षा का उपयोग करके आप लोग जो मतलब आने वाले समय में शायद यूपी में 18 तारीख का है और महाराष्ट्र में 28 तारीख का जो आंदोलन आपने पुकारा है, और उसमें आप लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे। तो हम लोग महाराष्ट्र से बातचीत करते हैं कि क्या आंदोलन में कितनी छात्राएं सहभागी होगी और छात्राओं के क्या मुद्दे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने इस क्रांति की आवाज यूट्यूब चैनल में हमें सम्मानित किया, हमें बुलाया, उसके लिए पहले आपको तहे दिल से शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज आप अगर इस भारत में देखेंगे तो विद्यार्थियों की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जिसे घर से बाहर जाने के लिए बंदी थी, कोई भी घर से अपना बाहर जाता नहीं था, उसी समय एक काला कानून इस संसद में बनाया गया और उस काला कानून का नाम है नई शिक्षा नीति 2020। तो इस नया शिक्षा नीति में इतने आपकी आवाज लटक कर आ रही है। मैम अभी आ रही है? जी आ रही है जी। तो मैम उस जो अमेंडमेंट हुआ, नई शिक्षा नीति जो लागू की, उस नई शिक्षा नीति में एक तो उन्होंने जो हम फर्स्ट सेकंड में बच्चे जो पढ़ते थे, हमें लिखना पढ़ना आ जाता था, हमें अक्षर का ज्ञान आना जाता था, हमें लिपि का ज्ञान आ जाता था। उस समय तक अभी इस नया शिक्षा नीति में क्या किया हुआ है, तो बच्चा आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड तक और वो अपने मतलब जो भी गाना बोलेगा, अपने कोई कहानियां सुनाएगा, खेल कूद का सुनाएगा, मतलब जिस उम्र में उसको पढ़ने लिखने की आदत लगनी चाहिए
उस समय तक खाली वो स्कूल में आएगा, अपने क्लास में बैठेगा और क्या करेगा, तो कुछ न तो कुछ कविता बोलते रहेगा, उनकी टीचर वो सिखाएगी, कुछ कहानियां सुनाते रहेगा। तो उसके बाद का जो फोर्थ स्टैंडर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड जो है, यानी पांचवी और छठी चौथी और पांचवी कक्षा में उसको अक्षर का ज्ञान आएगा। आज अगर हम देखेंगे तो हम जब पांचवी में थे तो हमें इंग्लिश पढ़ना, हमारी तो लैंग्वेज आती ही थी, हमारी जो बोली भाषा है, हमारी जो राष्ट्रभाषा है, वो तो हमें लिखने पढ़ने के लिए आती ही आती थी। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम इंग्लिश मीडियम में नहीं है, हम हमारे आप बोल प्रादेशिक रहे भाषा हैं में अगर कि पढ़, जो 2020 एजुकेशन न्यू पॉलिसी है उसमें मतलब 3-4 साल बच्चे को खाली क्लास में बिठाया जाएगा और उसके जो बुद्धि का डेवलपमेंट है जो ऐसे पहले होता था वो बुद्धि का डेवलपमेंट करने का कोई यानी सिस्टम ये न्यू एजुकेशन नहीं, पॉलिसी में नहीं है जी। नहीं। अभी तो मानसी जी जो है जी, मानसी जी जो है उनसे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश के सिनेरियो में जैसा देखते हैं कि बच्चियों को पहले से ही एक तो कम पढ़ाया जाता था, अभी मतलब 10 किलोमीटर के दूरी पर या 25 किलोमीटर के दूरी पर कितने माँ बाप लड़कियों को स्कूल भेजना चाहेंगे मैडम? जी मैम, बिल्कुल मैम। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और ये जो आपने अभी मुद्दा रखा है, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि जो स्कूल मर्जिंग हो रहे हैं जिसकी वजह से लड़कियाँ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो आएगा स्टडीज़ को लेके वो लड़कियों की स्टडीज़ पे आएगा, क्योंकि जो स्कूल मर्ज होगा तो स्कूल दूर हो जाएगा और लड़कियों की जो मेन सिक्योरिटी की बात आएगी, कोई भी पेरेंट्स उनको भेजेगा ही नहीं कि हाँ, वैसे एक तो पहले ही लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जाता है दूर की वजह से, प्लस अब दूर हो जाएगा तो लड़कियों की सिक्योरिटी की बात आएगी तो उनके माँ बाप वैसे ही नहीं भेजेंगे उनको कि हाँ ठीक है आप पढ़ने जाइए। तो ये पूरी तरह से एक साजिश है कि पढ़ाई को खत्म किया जाए, खास करके लड़कियों की, क्योंकि लड़कियां जब एक पढ़ लिख लेती हैं तो वो दो घर को संवारती हैं, हम सभी को पता है। तो खास करके ये लड़कियों पे भी इफेक्ट आ रहा है स्कूल मर्जिंग का। हाँ, जैसे मानसी मैडम ने बताया कि मतलब उनका जो एरिया है पहले से ही वहाँ जो लोग हैं वो बच्चियों को खासकर लड़कियों को पढ़ाने के लिए वो आगे पीछे देखते थे, अभी दूर जाएंगे तो। और पहले ही उत्तर भारत जो है वो लड़कियों के मामले में हमेशा संवेदनशील ही रहा है, जितना हम लोग रेशो देखते हैं लड़कियों के साथ गलत कृत्य के बारे में। मैडम अनुपम रंजन मैडम, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय छात्रा प्रकोष्ठ की। एबीवीपी जो है वो 1949 में बना और अभी उसकी जो सदस्य संख्या है वो करीब करीब 50 लाख है, उनके जो सदस्य है 50 लाख है। लेकिन मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एबीवीपी ने समर्थन किया है और आप लोग जो है उसको विरोध कर रहे, तो समर्थन में उन्होंने मतलब क्या मुद्दे दिए, क्यों समर्थन करना चाहते? आपका माइक म्यूट है मैडम। सबसे पहले तो मैं ये जो क्रांति की आवाज़ चैनल है, मैं इस चैनल को शुक्रिया अदा करती हूँ और आपने इस चैनल में हमें शामिल किया, इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद देती हूँ थैंक यू मैडम और अभिवादन करती हूँ। अभी जो एबीवीपी एक बार क्वेश्चन रिपीट करें मैम, आपने जी। क्या पूछा? एबीवीपी जो संगठन है उन्होंने नई शिक्षा नीति को समर्थन किया है, तो उनके क्या मुद्दे हैं जिसके वजह से वो समर्थन कर रहे हैं और आपके क्या मुद्दे हैं जिसके वजह से आप विरोध कर रहे हैं? अभी जो एबीवीपी है तो एबीवीपी जो है वो उनके लिए लाभकारी है वो, क्योंकि वो जो जो व्यवस्था है, ये जो ब्राह्मणिज्म चल रहा है तो वो उनका जो सिस्टम है वो सिस्टम स्थापित होगा इससे,
ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो बहुजन विद्यार्थी है, मूल निवासी बहुजन विद्यार्थी है, इनके जो है इनका नुकसान होगा इससे, और उनका फायदा होगा, क्योंकि उनकी व्यवस्था, इस व्यवस्था से जो ये थोप रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उससे वो अपनी व्यवस्था स्थापित रख सकते हैं, उनकी व्यवस्था उससे बरकरार रहेगी, इसलिए जो है वो समर्थन करते हैं। और ये हमारे विरोध में है, क्योंकि जो जाति व्यवस्था के तहत हमारे पुरखों को जो ब्राह्मणों ने जो वर्क दिया कि नाई का बच्चा जो है बाल काटने का काम करेगा, और ये जो है ये जो बढ़ई का बच्चा है, जो बढ़ई है, वो जो है लकड़ी का काम करने का काम करेगा, और लोहार है तो लोहे का काम करेगा, लोहा बनाने का जो भी सामान है उसको करेगा, है ना। तो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, जो हमारे पुरखों को ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था के तहत वर्क दिया, वही आज ये एजुकेशन के तहत बच्चों को हुनरदार शिक्षा देंगे, स्किल्स डेवलप करने की बात करते हैं। जी हुनरदार शिक्षा देंगे मतलब क्या होगा कि कुम्हार का बच्चा कुम्हार बनेगा, चर्मकार का बच्चा चर्मकार बनेगा, नाई का बच्चा नाई बनेगा, नाई का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, नाई ही बनेगा, बाल काटने का काम ही करेगा। जी तो ये जो है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी यही है कि ये बहुजन विरोधी ये पॉलिसी है, और जिससे ये मूल निवासी बहुजनों को गुलाम बनाने का ये षड्यंत्र है, इसलिए लेके आया है। जी आप जो कह रहे हैं कि भाई लॉकडाउन के टाइम में लाया गया है। जी आप कह रहे हैं कि एबीवीपी जो है वो इसलिए समर्थन कर रही है क्योंकि वो बीजेपी की ऑफशूट विंग है, और बीजेपी की विचारधारा है ब्राह्मणत्व इस देश में स्थापित किया जाए। और ब्राह्मणत्व क्या है, तो जाति व्यवस्था है, विषमता है, द्वेष है, घृणा है। तो इसके तहत वो जातिवाद को बढ़ाने के लिए कुमार के बच्चे को कुमार बनाना चाहता है। और हमारे महापुरुषों ने जो एजुकेशन लाया था, वो एजुकेशन कुमार का बच्चा, नाई का बच्चा, बढ़ई का बच्चा, मोची का बच्चा, ये डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, यानी मतलब क्लास 1 अधिकारी से लेकर क्लास 4 तक नई व्यवस्था, मतलब जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय पर आधारित व्यवस्था के निर्माण के लिए करना चाहते थे। और ये सही बात है कि एबीवीपी ये विरोध इसीलिए कर रहा है कि नाई का बच्चा कलेक्टर ना बने। वो 6 साल में अगर बाल काटना सीखेगा तो मतलब वो आईएएस की तैयारी क्यों करेगा, वो क्यों सोचेगा, उसको तो उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा ना फिर 15-14 साल में। क्योंकि बचपन में गंगोत्री मैडम जब बचपन में जिजाऊ ने शिवाजी महाराज को अगर उन्होंने पढ़ाया नहीं होता कि स्वतंत्रता क्या होती है, स्वराज क्या होता है, यहाँ तक कि उन्होंने पेट में थे तभी शिवाजी महाराज को ये बात बताई थी, तो हमारे बच्चों के दिमाग के ऊपर खेल रहे क्या वो लोग। जी अभी हमारे महापुरुषों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माँ है, माँ जिजाऊ, उन्होंने, अगर उनका जन्म आप देखेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म हुआ है वो शिवनेरी किले में हुआ है। तथागत बुद्धा की जो मतलब विचारधारा है, जो समाज को मतलब प्रतिकूल बनाती है, जो अनुकूल है हमारे जो समाज में, जो आपने जैसे बोला स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय के आधार पर जो बुद्धा ने जो हमें ज्ञान दिया था, और उसका ज्ञान उनके बच्चों को मिलना चाहिए। इसलिए माँ जिजाऊ जब अपने पेट में शिवाजी महाराज को जब बड़ा कर रही थी, तब शहाजी राजे भोसले जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता है, उन्होंने उनको पूना से, लाल महल से शिवनेरी में भेजा, क्योंकि उस शिवनेरी में तथागत बुद्धा का पूरा मतलब वहां पे पूरा उनका विचारधारा है, वहां पे उनकी पूरी, हमारे जो पुरखों की जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय के ऊपर की जो विचारधारा है वो शिवनेरी किला में है। इसलिए उनका जन्म वहां पे करवाने के लिए, और वही मेरे बच्चे पे, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज उसी तरह से
बड़े हो, उसी वातावरण में बड़े हो। जी, इसीलिए हमारे महापुरुषों को पता था कि इस बुद्धा का उदाहरण जो से हमें पता मतलब चलता है बुद्धा का जी, जो विचारधारा है, इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि जो बचपन में पढ़ाया जाए उसका वो मतलब आगे जैसे वो प्रौढ़ होता है तो उसका वो मतलब करियर बनता है। तो शिवाजी महाराज को बताया गया कि तुम्हें शासक बनना है। क्या सोच बनाई कि आपको शासक बनना है। इस मतलब विदेशी जो शासक है उस विदेशी शासक को भगाना है और अपने मूल निवासी भाइयों को इकट्ठा करके शासक बनाया। ये सोच जब बचपन से मिली तो वो शासक बने। आज हम देख रहे हैं मानसी मैडम कि अगर आप जो है बच्चे को कढ़ाई का या मोची का काम बताओगे तो क्या इस देश में एससी एसटी ओबीसी जो बच्चे हैं या जो लड़कियां हैं ये बड़ी बड़ी उद्योगपति ना बने। उद्योगपतियों के फैक्ट्री में जो स्किल एजुकेशन लेकर क्या वो सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी या मजूर बनाने का सिस्टम है मानसी मैडम? बिल्कुल मैम, बिल्कुल आप ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, जब हमारे लोगों को स्किल सिखाया जा रहा है ताकि वो लोग क्या करें, स्किल को सीख करके पढ़ाई से दूर हो जाएं। बाबा साहब ने क्या कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन वर्तमान सरकार क्या कर रही है, जैसे कौशल विकास योजना जी है ना, वो स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि हमारे लोग काम करना सीखें, कुछ बनाना सीखें, ताकि वो जो बनाए तो उनका वो एक आ, अनुपमा मैडम, आप राष्ट्रीय तौर पर मतलब लड़की होने के बावजूद इतना बड़ा संगठन, मुझे लगता है आपका 32 स्टेट में संगठन है, तो क्या क्या मतलब इस ब्राह्मणिकल सिस्टम में आपको कोई दिक्कत वगैरह नहीं आती? क्योंकि हम देख रहे हैं जो ये काम करते हैं उनको सबसे ज्यादा समाज से भी दिक्कत मिलती है और घर से भी दिक्कत होती है। 1 मिनट अभी आई। हाँ जी मैम, तो हम कह रहे थे कि हमारे लोगों को क्या किया जा रहा है कि स्किल सिखाया जा रहा है ताकि हम लोग स्किल सीखें और एजुकेशन से दूर हो जाएं। और जब हम एजुकेशन से दूर हो जाएंगे तो हम अपना इतिहास नहीं समझ पाएंगे। और बाबा साहब ने कहा है जैसा कि अगर जो कौम अपना इतिहास नहीं जानेगा वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो ये साजिश रची जा रही है कि हमारी शिक्षा को खत्म किया जाए ताकि हम इतिहास को ना समझ पाए और उनसे सवाल ना कर सकें। जी अनुपमा मैडम कि ये मतलब आप पूरे 32 राज्य को संभाल रहे हैं अभी। मतलब जितनी जानकारी हमारे पास है, आपका जो विद्यार्थी संगठन है छात्रा प्रकोष्ठ वो पूरे 32 राज्य में है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, कहते हैं कि हमारे समाज में जो काम करते हैं उन और खासकर लड़कियां जब काम करती है तो दुनिया से तो लड़ती है, अपने परिवार से भी लड़ती है ये काम करते वक्त। जी उनका शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया है। वही सवाल बिल्कुल मोरे मैडम से लेते क्या क्या है। बिल्कुल सही कहा मैडम, क्योंकि ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था के पूरे विरुद्ध की मतलब युद्ध का काम है। एक तरफ हमें बताया जा रहा है कि आप देखते होंगे तो भारत में अभी भी महिलाओं की शिक्षा की जो प्रणाली है, मतलब उनके पेरेंट्स के उनके तरफ शिक्षा देने की जो सोच है, वो अगर लड़के से कंपेयर करेंगे तो वो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हो, तो अपने घर के लड़के को देते कि भाई लड़का मेरा अच्छे से पढ़े, वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। और अगर उसको पूरा देने के बाद वो लड़की, भले लड़की बड़ी है या छोटी हो, लेकिन लड़की के तरफ देखने की आज भी सोच अगर आपने देखा होगा तो लड़की सेकंड प्रायोरिटी रहती है।
और इसी में हम लड़कियां हमारे घर से बाहर निकल रहे हैं। खास तौर पे मैं मेरे पेरेंट्स के बारे में कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पेरेंट्स को कि मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे इस आंदोलन में या इस व्यवस्था परिवर्तन में या मतलब जो भी जानकारी है महापुरुषों को लेके या हमारी व्यवस्था को लेके हमारे पेरेंट्स ने ही हमें दी हुई है कि जी भाई हमारा इतिहास कुछ और है। जी और इस इतिहास में जो आप देखेंगे तो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र ये क्रांति की भूमि है। महाराष्ट्र से पूरे भारत को सीख मिलती है। जी यहाँ से शिक्षा की अगर जो क्रांति हुई है सबसे बड़ी मतलब गौतम बुद्धा के बाद, सम्राट जी अशोका के बाद अगर इस देश में उनका आंदोलन खत्म कर दिया गया, उनको पूरा जमीन में गाड़ दिया गया, उनका आंदोलन उनकी हिस्ट्री पूरी जमीन में गाड़ दी गई, उसके बाद मतलब 2000 साल बाद जी हमारे संतों की आंदोलन शुरू हुआ और वो संतों का जो आंदोलन था वो महाराष्ट्र से शुरू हुआ जी और महाराष्ट्र में बहुत इन ज्यादा संतों का बड़े आंदोलन पैमाने पे महाराष्ट्र से क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने पहल की तो पूरे भारत में फैली। मानसी मैडम, आपको कोई दिक्कत होती है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जैसा कि गंगोत्री मैम ने बताया कि उनके पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव हैं। अगर मैं बात करूं अपने बैकग्राउंड का, तो मुझे सावित्रीबाई फुले की याद आती है। माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले कैसे अपने परिवार से लड़ के वो सामाजिक मुद्दों पे काम कर पाए थे। ठीक जी उसी तरह मुझे भी परिवार से लड़ना पड़ता है, तब मैं सामाजिक मुद्दों पे काम कर पाती हूँ, तो मुझे बहुत मुश्किल होती है। कोई बात नहीं। मुझे लगता है ये इसके ऊपर अनुपम रंजन मैडम कुछ कहेंगी। जी ये व्यवस्था ही ऐसी है मैम, ये व्यवस्था ही ऐसी है, इसीलिए तो इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करना पड़ा। जी तो और इस आप व्यवस्था में तो हमको झेलना ही झेलना है। जी जी ये जी एक लड़की की समस्या, ये एक लड़की की समस्या नहीं है, ये जी हर लड़की की, जी चाहे वो जागृत है या उसके परिवार वाले सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी उसको झेलना पड़ता है। हर बार नहीं सपोर्ट कर पाते हैं, हर बार हर कार्यक्रम में, हर प्रोग्राम में नहीं लेके जा पाते हैं जी या जी नहीं भेज पाते हैं, और जी नहीं भेज पाते हैं तो उसके लिए भी लड़ना पड़ता है, और लड़ाई पहले अपने घर से ही करनी पड़ती है, जी बाद में हम समाज में लड़ते आप तीनों के हैं। सामने मैं एक बात कहना चाहती हूँ मेरे पेरेंट्स के बारे में कि उन्होंने मुझे कभी लड़की समझ के नहीं पाला, तो उनको, मेरे पेरेंट्स को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सभी लोगों के समक्ष, क्योंकि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं लड़की हूँ या लड़का ऐसा होता है। तो मेरे पेरेंट्स को आपके सामने बोलना चाहती हूँ कि शुक्रिया, आपने समानता की जो हमारे पुरखों की विचारधारा थी वो अपनाई और आज हम इस मतलब लेवल तक हमें पहुंचने का आप लोगों ने मौका दिया। तो हम देखते हैं मैडम कि ये सारा जो है खास करके इस देश में विद्यार्थियों के संगठन के द्वारा ही विद्यार्थियों को मतलब रोकना, विद्या को रोकने का काम इस देश में जो कांग्रेस का विद्यार्थी संगठन है, कम्युनिस्ट का विद्यार्थी संगठन है या बीजेपी का विद्यार्थी संगठन है, उसके आड़ में ये नई व्यवस्था मतलब जो उनके पुरखों की व्यवस्था है, विषमता वाली व्यवस्था, वो विषमता वाली व्यवस्था लागू करके हमारे जैसे जो बच्चियां, आप बहुत सैल्यूट है मानसी मैडम को कि आप प्रवाह के विरोध में खड़े हैं और मतलब भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने आपको वो अपॉर्चुनिटी दी है, तो आप सच में ये आधुनिक सावित्रीबाई फुले है ऐसा हम मान सकते हैं। तो बहुत प्राउड फील करते हैं मैडम आप पर, बहुत ज्यादा प्राउड है, क्योंकि हमें कोई तकलीफ नहीं है काम कर रहे, कोई बात नहीं,
लेकिन अगर तकलीफ को दूर करके प्रवाह के विरोध में, तो ये सारे रोड़े जो है मानसी मैडम के लाइफ में या हमारे ऐसे बहुत सारी लड़कियों के लाइफ में जो रोड़े खड़े किए जा रहे, उसका मुकाबला अनुपम रंजन मैडम अपनी छात्र प्रकोष्ठ के माध्यम से कैसे करना चाहती है? जी जागृति का अभियान चल रहा है, निरंतर चल रहा है। और हम हमारा ये जो संगठन है, ये आंदोलनकारी संगठन है। और हमारा जो ये संगठन है, जिसका ये ऑफशूट विंग है, ये भारत मुक्ति मोर्चा एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है भारत मुक्ति मोर्चा, तो उसी का ऑफशूट विंग ये भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ, ये संगठन, इतने सारे संगठन क्यों निर्माण करने पड़े? क्योंकि हम जोड़ने का काम करते हैं। युवा को जोड़ेंगे, विद्यार्थी विद्यार्थी को जोड़ेंगे, बेरोजगार बेरोजगार को जोड़ेंगे, छात्रा छात्रा को जोड़ेंगे। रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन नाम का संगठन बना है, तो वो रिसर्च स्कॉलर लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। महिला विंग बना हुआ है राष्ट्रीय दिवस महिला संघ, तो महिलाओं को जोड़ने का काम करेंगे। तो जो मदर ऑर्गेनाइजेशन वामसेफ है, वामसेफ के थ्रू ही भारत मुक्ति मोर्चा का निर्माण किया गया है। ये काम निरंतर चल रहा है, मात्र केवल भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ नहीं है, इतने सारे ऑफशूट विंग वामसेफ के हैं, जो सारे लोग हर दिन कार्यक्रम कर रहे हैं, जागृति का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम अकेले नहीं हैं जी, हमारे साथ एक विशाल ऑर्गेनाइजेशन है जो लड़ाई लड़ने का काम। अभी हम छात्राओं को जागृत करने का काम कर रहे हैं, उनको समझाने का काम कर रहे हैं, उनको संगठित हमसे जितना बनता है, हम जितना समय दे सकते हैं हम दे रहे हैं। पूरे देश भर में जितना हमसे हो सकेगा हम कर रहे हैं। और फिर जो जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी है, उनसे जितना हो पा रहा है वो जन धन की व्यवस्था कर रहे हैं। इससे क्या है, ये विशाल संगठन निर्माण हो चुका है, देश के 31 राज्य में निर्माण हो चुका है। और जो है इतने सारे जो है ये इसका जो प्लान है 6 लाख गाँवों तक का प्लान है, और ये काम निरंतर चल रहा है। और ये क्रांति हो के रहेगी, विचार परिवर्तन का जो मामला है, जो विचारों की लड़ाई है, ये हो के रहेगा। जी आप बोल रहे हैं लोग कि लग चुके हैं। इसके साथ में बहुत सारे संगठन, खास करके आपका मदर ऑर्गेनाइजेशन भी साथ है, और ये भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से पूरे 6 लाख गांव में आप प्रयास कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र की तैयारी, मतलब उसमें कितने छात्राएं पार्टिसिपेट करेंगी मोरे मैडम? हमने महाराष्ट्र से जो हमारी 28 जुलाई 2025 को हम औरंगाबाद में संभाजी नगर करके एक मतलब गांव है, उस गांव में हम लोग इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत और 70 मुद्दों पे हम लोगों ने मतलब वो फिर आप प्राइवेटाइजेशन हो, एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो, हॉस्टल की समस्या हो, फीस की समस्या हो, उसके बाद जो स्कूलों में हमें हमारे बच्चों को जो खाना देते हैं, जो वो एक आप अगर देखेंगे तो मतलब वो हम लोग अगर किसी को जानवर को भी देंगे ना तो वो भी नहीं खाएगा, इस तरह से मिलता है। तो हम वो जो उनको जो पौष्टिक आहार है वो मिले, उसके लिए ऐसे कुल 70 मुद्दों को लेके हम लोग 28 जिलों को कम से कम पूरे महाराष्ट्र से हम लोगों ने 500 विद्यार्थिनी यानी छात्राओं को वहां पे ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आज इसके लिए आज संडे था, संडे हमारा मटन डे नहीं रहता है, संडे हमारा मिशन डे रहता है। अच्छा, महाराष्ट्र में ज्यादातर संडे जो है वो मटन डे है। मटन डे उसमें मिशन डे कर रहे हैं। हम लोगों ने ये स्लोगन बनाया है, हम लोगों ने ये स्लोगन ही बनाया है कि संडे इज नॉट अ मटन डे, संडे इज अ मिशन डे। तो हम लोग सुबह हमारे घर के जो भी कामकाज है, क्योंकि हमें हमारे
घर पे माता पिता को भी शायद अगर वो हमें हेल्प कर रहे हैं तो हमें भी उनको हेल्प करना है, ऐसा नहीं है। हमारा संगठन बहुत हमें हमारे घर की जिम्मेदारी भी बताता है और सामाजिक जिम्मेदारी भी बताता है। तो जी वो सब करने के बाद हम घर से बाहर निकलते और अभी जस्ट मैं 8:30 बजे फील्ड में से जाके आई। आज तो हमारे इधर के जो आमदार है, जो तालुका वाइज जो प्रतिनिधित्व रहता है, जो विधान परिषद में बैठते हैं, उनको भी जाके मिलके आई कि भाई आज विद्यार्थियों को रास्ते पे उतरने के लिए इस घटिया सरकार ने मजबूर कर दिया है। विद्यार्थियों का काम है विद्या अर्जित करो और जी अपना फ्यूचर बनाओ। जी जी लेकिन आज आज आ, हमें आपकी तैयारी लगभग मतलब ज्यादा से ज्यादा छात्राएं वहां पे पहुंचेगी, ऐसी आपकी तैयारी है। मानसी यस चल मैडम, रही। आपका जो है 25,000 का टारगेट है, शायद बातचीत हुई थी हमारी, तो उसमें छात्राएं कितनी होगी? मोरे मैडम, थोड़ा आपका स्पीकर अगर आप म्यूट कर देंगे तो आवाज, हाँ, तो कितनी छात्राएं वहां पे पार्टिसिपेट करेगी? और अभी आपसे जब सुना कि जब प्रदेश अध्यक्ष को दिक्कत है तो पूरे महाराष्ट्र में, सॉरी, पूरे उत्तर प्रदेश में छात्राओं को दिक्कत तो होगी, फिर भी आप कितनी कोशिश कर रहे कि वहां पे जो छात्राएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें? बिल्कुल मैम। जैसे मैम मैंने बताया दिक्कत है तो वो सिर्फ मुझे ही दिक्कत है और वो उस दिक्कत को मैं बहुत बड़ी दिक्कत नहीं समझती हूँ। और अगर बात करी जाए कि कितनी छात्राएं जा रही हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे। और बाकी जो छात्राएं हैं जो हमारे संपर्क में हैं तो बहुत अच्छी बात ये है कि सभी के पेरेंट्स आप लोगों के पेरेंट्स के ही जैसे हैं। सभी के पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव हैं और जितनी भी छात्राएं हैं वो फुल इंडिपेंडेंट है, उनको कोई भी तरीके से किसी को रोका नहीं जा रहा है। क्योंकि ये जो काम है ये सामाजिक लड़ाई है, हम सबकी लड़ाई है, किसी एक पर्सन की लड़ाई नहीं है कि हाँ ये मेरी ही लड़ाई है तो मैं ही सिर्फ जाऊं। उनको अच्छे से पता है कि हम सबकी लड़ाई है और हम सबको हिस्सा इसमें लेना होगा। हम सभी हिस्सा लेंगे तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। तो सभी लोगों की बढ़िया लिस्टिंग है, तो सभी लोग अच्छे से तैयार हैं, उसमें कोई जी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग तैयार हैं। जी। और आपके पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि इस देश में ना रास्ते सिक्योर है लड़कियों के लिए। वो आपकी बहुत केयरिंग करते हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए सोचते हैं कि कुछ भी गलत हमारी बच्ची के साथ ना हो जाए। तो उनको हम मेरी तरफ से मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये इस व्यवस्था को ऐसे ही बनाए रखोगी तो आज मानसी की आने वाली जनरेशन भी डर डर के ही जिएगी। अगर मानसी को कुछ हो भी जाएगा तो मानसी की आने वाली जनरेशन को इस मतलब डर से आजादी मिलेगी और स्वाभिमान के साथ आने वाली अगली पीढ़ी जिए। इसलिए कभी मानसी की बलि भी देना हो तो हिचकिचाए मत। तो मेरा ये जो आपके पेरेंट्स है उनसे जरूर बताइएगा। अनुपमा मैडम, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 साल के 6-7 साल में ही ये जो हमारी ब्रेन है वो ब्रेन को कमजोर करके सिर्फ स्किल एजुकेशन देना चाहते हैं। अभी कावड़ यात्रा देख रही थी मैं, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चे दिखे, वो ऐसा लग रहा था पढ़े लिखे ही कम है। मतलब उनके फेस पे से एक फेस रीडिंग होता है, उससे पता चल रहा था कि ये बच्चे बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं। और फिर अगर हम सर्वे करेंगे तो एक भी कावड़ कोई ब्राह्मण का लड़का उठाते हुए तो मुझे उसमें उस भीड़ में तो नहीं दिख रहा था। तो शिक्षा नहीं होने के बाद सारे के सारे लोगों को ये कावड़ उठाने के लिए तैयारी कर रहे क्या? जी सरकार तो यही चाह रही है। सरकार यही चाह रही है मनुष्य माइनस शिक्षा बराबर जानवर की। अगर मनुष्य से शिक्षा को माइनस कर दिया जाए तो वो जानवर बराबर होता है। वो चार चार पैरों वाला जानवर हो जाता है, चार टांगों वाला। और शिक्षा ही वो हथियार है जिससे हम कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन सरकार जो है, वो जो कांवड़ उठाने वाले लोग हैं उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा करती है।
और जब छात्र नौजवान शिक्षक भर्ती के लिए धरने पर बैठते हैं तो उनको उनके ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठियां बरसाई जाती है। जी। सर महिला खिलाड़ियों को खींचते हुए लेके जाते हैं। जी। और अभी अभी देश की जो राष्ट्रपति है उनका कोई अस्तित्व नहीं। देश की महिला राष्ट्रपति है लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं। अगर अस्तित्व होता तो महिलाओं के साथ ये दुराचार, दुर्व्यवहार, अन्याय, अत्याचार ना होता। अभी मणिपुर की घटना को देखिए, महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति है लेकिन जी। आदिवासी महिलाओं को वहां नंगा घुमाया गया। तो जी। ये अगर अस्तित्व होता राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री या फिर जो ये एमपी एमएलए चुन करके जा रहे हैं इनका अस्तित्व होता तो हमारे साथ भी ये बातें ना होती। तो ये और उनके लोकतंत्र मिस्टर सोल्जर थे, सैनिक थे। जी ये मैं बता देना चाहती हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमें नौकरी मिली, हमारी तनख्वाह अच्छी है, मुझे समाज से कोई लेन देन नहीं है, उनके लिए खास तौर पे मतलब आप वो जो मणिपुर का है ना वो देख लीजिएगा। अगर आपके पास तनख्वाह भी है, आपके पास पोजीशन भी है, आपके पास खुर्ची भी है, खुर्ची रहने के बावजूद द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर में प्रवेश नहीं, मतलब आपका नहीं अपमान। दूसरा, पैसे रहने के बावजूद आपकी इज्जत जो है वो तार तार है ना, सैलरी कमा रहे फिर भी उनकी बीवी को सरेआम रास्ते पे और वीडियो बाकायदा कर रहे, वो दिखा रहे कि देखो ये हम लोग आपके साथ ऐसा करेंगे। तो उन लोगों ने भी थोड़ा मतलब सोचना चाहिए कि हमारे देश में क्या होता है। हम चाहते हैं कि आप अपने अपने प्रदेशों में खास करके मोरे मैडम और मानसी मैडम आप अपील कीजिए इस प्रोग्राम में आने के लिए, और फिर उसके बाद में हम ये जो चर्चा सत्र है, क्योंकि एक लिमिटेड पीरियड लेकर हम यूट्यूब चैनल पर चर्चा कर सकते हैं। ज्यादा करेंगे तो जी वैसे ही हमारे लोग वैचारिक तौर पे इतने परिपक्व नहीं है, वो रील को बहुत ज्यादा देखेंगे और वैचारिक खाद्य जो है उसको कम ही देखेंगे। फिर भी कोशिश करेंगे कि वैचारिक जो खाद्य है, जो खाना है, वो हमारे समाज तक पहुंचेगा। तो मोरे मैडम आप अपील कीजिए, फिर कंक्लूड हम रंजन मैडम से करेंगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं गंगोत्री योगेश मोरे, भारतीय विद्यार्थिनी छात्रा प्रकोष्ठ, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्षा। मैं मेरे सभी भारत के छात्राओं और विद्यार्थियों को आपके माध्यम से, आपके क्रांति की आवाज यूट्यूब इस चैनल के माध्यम से मतलब तहे दिल से मनपूर्वक अपील करना चाहती हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि अगर तुम्हारे समाज में 10 इंजीनियर, 10 डॉक्टर, 10 वकील बन गए तो उस समाज के ऊपर कोई बुरी नजर से देख नहीं सकता है। लेकिन आज की घटिया व्यवस्था ने, आज ये मनोवादी जो विचार की जो सरकार है, उन्होंने आज विद्यार्थी इतने अच्छे पोजीशन में आए नहीं, उस तरह से उन्होंने अपनी सिस्टम बनाने की तैयारी अगर शुरू की है तो उस सिस्टम को हम जड़ से उखाड़ देंगे, हम जड़ उखाड़ने का काम करेंगे। हम लोग किसी के पत्ते नहीं तोड़ेंगे या किसी की मतलब डाली नहीं तोड़ेंगे, तो हम उनको जड़ से ही उखाड़ करेंगे। इसीलिए माननीय वामन मेश्राम साहब जो हमारे नेतृत्व है, उन्होंने भारतीय विद्यार्थिनी छात्रा प्रकोष्ठ और भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ बनाया हुआ है, और उसी बनाए हुए जो विंग है, जो शाखा है, उसी उसके माध्यम से मैं आप पूरे भारत के छात्राओं को, विद्यार्थियों को अपील करना चाहती हूँ कि ये जो काला कानून है, ये जो काला कानून है, उसके तहत हम लोग महाराष्ट्र में 28 जुलाई को, 28 जुलाई को और उत्तर प्रदेश में 18 जुलाई को जो रैली निकल रही है, वो रैली में आप अपना डंडा, झंडा जो भी है वो लेके आए और इस काले कानून को हमें जड़ से उखाड़ने के लिए, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो श्रीलंका और बांग्लादेश, इसमें जो क्रांति हुई है, क्रांति की हुई है, और हम इस क्रांति का, जो हमारे महापुरुषों ने जो क्रांति की, उसका
जो मतलब जैसे रण में जाने के आप अभी पत्ते तोड़ने के हालात मनस्थिति में नहीं है, अभी झाड़ी उखाड़ना चाहते हैं। जी मानसी जी। उसका थोड़ा भी मूल नहीं रखना चाहते। हम पूरा झाड़ी उखाड़ के मतलब मूल भी नहीं रखेंगे हम लोग जमीन में। और इसीलिए मैं पूरे भारत के सभी छात्राओं को, विद्यार्थियों को अपील करना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में जो हमारी रैली निकलने वाली है उसको आप साथ सहयोग दो। आप किसी भी वीक के हो, कुछ हमें ये नहीं है, लेकिन अपने भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का जो ये प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, उसमें आपका साथ सहयोग धन्यवाद। जी मानसी मैडम। यस मैम। तो सबसे पहले मैं इस क्रांति की आवाज चैनल पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं सबसे अपील करना चाहूंगी कि आप लोग रैली को, जो हमारी 18 जुलाई को रैली होने वाली है लखनऊ में, उसमें आप उसको सफल बनाने का काम करिए। और मैं देश भर की छात्राओं को, छात्रों को और बाकी जो शिक्षक हैं, और क्योंकि उनको उनके ऊपर ये सबसे बड़ा खतरा है, तो मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग घर से निकलिए, क्योंकि ये वक्त है घरों से बाहर निकलने का और पसीना बहाने का। और एक बात ये आप समझ लीजिए कि अगर आज आप पसीना नहीं बहाएंगे तो कल आपको खून बहाना पड़ेगा। और आपको पता है, अगर आज आप, हो सकता है पसीना बहा के आजादी प्राप्त कर लें, लेकिन कल आप खून भी बहाएंगे तो आजादी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आप लोगों से बस लास्ट यही अपील करना चाहूंगी कि आप लोग हमारा साथ सहयोग करें, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि आप लोग साथ सहयोग करिए। जैसे कहा था ना कि इस कारवा को बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक लेकर आए, तो पीछे मत लेके जाने देना। अगर नहीं लेके जा अगर इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको यहीं पे छोड़ देना। तो मैं सभी से अपील करना चाहूंगी कि इसको आगे ले जाने में हमारी मदद करें और सभी लोग साथ सहयोग करें। जी थैंक्स टू ऑल। जी। अनुपमा मैडम, ये शेरनी का दूध पी के तो बड़ा दहाड़ रही है आपने, मतलब पूरा स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया। महाराष्ट्र में, यूपी में जो अभी क्या तैयारी है दोनों तरफ की आपके तरफ से? जी। तैयारी बेहतर है और सभी से अपील भी किया गया है, सभी को फोन कॉल के जरिए और ऑनलाइन मीटिंग के जरिए, फिजिकल मीटिंग के जरिए सभी को अपील किया जा रहा है आंदोलन के लिए। और ये लड़ाई सभी की है, समस्त मूल निवासी बहुजनों की है, ऐसा कहा जा रहा है लोगों से। और ये हकीकत में ये बातें हैं। तो मैं, आपने जो है क्या नाम है, क्रांति की आवाज। क्रांति की आवाज, जी इस चैनल में हमें अवसर दिया। ये सभी हमारी क्रांतिकारी साथी हैं, ये जो आज साथ में ही जुड़े हुए हैं सब। तो जी मैं इसके लिए, मैं, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है, ये जो आपने जो उठाया हुआ है, जिसके लिए आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया हुआ है, तो ये गंभीर मुद्दा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और अपील करती हूँ इस चैनल के माध्यम से भी कि सारे मूल निवासी बहुजन इस आंदोलन में जो है शामिल हो, और जिससे हमारा जो हक अधिकार है, जो हमारा जो संवैधानिक लड़ाई है, हम उसमें सफल हो। क्योंकि संख्या, जो संविधान कहता है, संख्या के अनुपात में जो है हमारी हिस्सेदारी हर क्षेत्र में होनी चाहिए। तो ये इस लड़ाई के माध्यम से ही ये संभव। जी हाँ, मैं इतनी ही बात इस मौके पर रखना चाहती हूँ। ये सभी हमारी क्रांतिकारी साथी हैं, इनको मैं भी इस चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने भी इसमें बहुमूल्य समय दिया हुआ है। तो जी इस चैनल, मैम, खास तौर पे आपको भी मैं आभार, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। जी। तो तो ये थी भारतीय विद्यार्थी छात्राएं जो कोशिश कर रही है कि एससी एसटी ओबीसी समाज को जो एजुकेशन सदियों से नकारा गया था, वही कोशिश दोबारा से संविधानिक कानून बनाकर की जा रही है। उसको वो लड़ रही है। मतलब जो लोग घर में बैठे हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि हम मांगेंगे और हमको मिल जाएगा, उन लोगों के लिए, जो ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हमको मतलब थाली में आना ही चाहिए, तो उनके लिए भी, जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए भी, तो वो सारे एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जिनकी लड़ाई है, अगर वो इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, अगर समझ जाइए ये अधिकार आपसे छीन गया, तो दोबारा आप उसी स्थिति में पहुंचोगे। और फिर तिलक जी ये कहेंगे कि कुर्मी को, नाई को,
संसद में जाकर क्या तेल निकालना है, हल चलाना है, तो आपके बच्चों के भविष्य की बात है। तो मैं पूरे पेरेंट्स से, यहाँ के जितने भी समझदार लोग हैं, उनसे ये अनुरोध करती हूँ कि आप लोग ये शिक्षा को बचाने के लिए, अपनी बच्चों की नौकरी बचाने के लिए, देखिए, सतर्क हो जाइए, समझदार हो जाइए। समझदार हो जाएंगे तो आप अपने आप इधर आ जाएंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पे आकर अपनी बात रखी और इस बहुत अच्छी चर्चा में आप लोग शामिल हुए, और आपके काम को क्रांति की आवाज ये यूट्यूब चैनल मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा सैल्यूट करता है, क्योंकि महिलाएं काम कर रही है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैं आपको बहुत बहुत मतलब शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतना समय होने के बावजूद, आप फील्ड में काम करने के बावजूद यहाँ पे आपने अपना समय दिया और समाज को जागरूक करने के लिए आप कोशिश कर रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।